तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित, आपका अपना बड़ा भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आ गया हूं आप सबके लिए लेकर के एक बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक, जर्मनी का एकीकरण। यह टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह टॉपिक जो है हमेशा एग्जाम में आता है और 2 से 3 मार्क्स देकर जाता है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। हम लोग हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं जो कि चैप्टर 1 है और हम धीरे धीरे सभी चैप्टर को पूरा करेंगे। तो पहले आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। देखिए ऊपर जो है हम आपको ये 4 को जो हम पार कर दिखाए हैं उसमें आपको जर्मनी का पूरा स्थिति समझ में आ जाएगा। तो चलिए गौर से पहले इसके बारे में देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 800 ईस्वी का। 800 ईस्वी में जर्मनी में एक शार्लमान नाम का शासक था। 800 ईस्वी का में जर्मनी में एक शार्लमान नाम का शासक था जिसके समय में जर्मनी एक राष्ट्र था, यानी उसके टाइम पर जर्मनी पूरा जर्मनी एक राष्ट्र था। लेकिन 17वीं शताब्दी कब से कब तक हुआ जी? तो 1601 से लेकर के 1700 ईस्वी तक के बीच के पीरियड को हम लोग 17वीं शताब्दी कहेंगे। अगर कोई बोले 20वीं शताब्दी तो यानी समझ जाइएगा कि 1901 से लेकर के 2000 के बीच का बात कर रहा है 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी का, यानी 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में जो है जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बट गया। आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी जो है कितने राज्यों में विभाजित था? तो 300 छोटे बड़े राज्यों में। उसके बाद जर्मनी पर थी संपूर्ण फ्रांस पर एक शासक आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब आया तो वह यूरोप को जीतना चाहता था, इसलिए उसने जर्मनी को जीत करके 39 राज्य में विभाजित कर दिया। पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उस संपूर्ण जर्मनी को कितने भाग में बांट दिया? 39 भाग में, यानी 300 भाग से आ गया 39 भाग में, यानी उस संपूर्ण जर्मनी को एक कर दिया और एक करके 39 राज्य बना दिया और इसी राज्य का नाम रखा जर्मन राइन संघ। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब किया? तो 1806 ईस्वी में। यह भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जी कि जर्मनी के एकीकरण के पृष्ठभूमि को तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। और आपका दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट में। तीसरा प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और कब किया? तो 1806 ईस्वी में। चौथा प्रश्न आपसे क्या बन सकता है कि किसने संपूर्ण जर्मनी को जीत करके 300 छोटे बड़े राज्यों को जोड़ करके 39 राज्य में बांट दिया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन अब ये जो 39 राज्य है उसमें जो ऊपर का एरिया है उसे हम लोग कहते हैं उत्तर जर्मनी। 39 राज्य में जो ऊपर का एरिया है उसे हम लोग कहते हैं उत्तर जर्मनी और नीचे का जो एरिया है उसे हम लोग कहेंगे दक्षिण जर्मनी। दक्षिण जर्मनी। तो अब दोनों के बीच में हल्का हल्का डिफरेंस समझते हैं। उत्तर जर्मनी जो है वहाँ का सबसे शक्तिशाली राज्य का नाम है प्रसा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य का नाम क्या था? प्रसा। और इन क्षेत्रों में जो है प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों की संख्या अधिक थी। चलिए दो बात याद रखिएगा कि ऊपर वाला जो भाग हुआ उसे हम लोग उत्तर जर्मनी कहेंगे और उत्तर जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है जी? तो प्रसा। फिर अगला बात क्या याद रखिएगा कि उत्तर जर्मनी में किस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है? तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं दक्षिण जर्मनी का। दक्षिण जर्मनी में जो है वहाँ पर एक प्रतिनिधि का सभा है जिसका नाम है डायट। अगला प्रश्न बनेगा कि जर्मनी के प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था? डायट। क्या है जी? डायट पूछेगा। डायट जो है किस तरफ का है? उत्तर की दक्षिण। तो याद रखिएगा दक्षिण जर्मनी का प्रतिनिधि सभा है जहां पर संपूर्ण जर्मनी के प्रतिनिधि लोग आकर, प्रतिनिधि मतलब हो गया राजा, लोग आकर के मीटिंग करता था। उसके बाद दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक धर्म के लोगों की संख्या अधिक थी। दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक धर्म के लोगों की संख्या अधिक थी। उसके बाद इस पर जो था ऑस्ट्रिया का अधिकार था। उत्तर में किसका अधिकार था? प्रसा का। प्रसा किसका क्षेत्र है? तो जर्मनी का। लेकिन दक्षिण में जो है ऑस्ट्रिया अर्थात बाहर वाले का हस्तक्षेप
स्टेप है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आपके दिमाग में जर्मनी के बारे में वेशभूषा बन गया होगा कि जर्मनी कैसा था। अब हम लोग देखते हैं जर्मनी के एकीकरण की समस्या, जिसे हम लोग जर्मनी का एकीकरण बाधा कहते हैं। आप यह जो प्रश्न है आपका विधायक टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है और तहलका मचा कर जाता है। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में हम लोग 3 बाधा को पढ़ेंगे, यानी 3 समस्या। सबसे पहला समस्या क्या था जी, कि जर्मनी जो था 17वीं शताब्दी तक 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। पहला बाधा क्या हुआ कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। दूसरा बाधा क्या हुआ, जर्मनी पर फ्रांस ऑस्ट्रिया जैसे देशों का अधिकार था। एग्जाम में पूछेगा जर्मनी पर जो था किसका किसका अधिकार था, तो एक मेनली रूप से ऑस्ट्रिया का था और उसके बाद था फ्रांस का। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों मिलकर जर्मनी पर कब्जा किए हुए था। फिर एक लेकिन उत्तर में जो है एक और क्षेत्र है जिसका नाम है प्रसा, उसका भी अधिकार है उत्तरी क्षेत्र पर। अब हम लोग देखेंगे कि जर्मन लोगों में, कौन से लोगों में जी, जर्मन लोगों में सामाजिक धार्मिक राजनीतिक विषमताएं अधिक थी। अर्थात जर्मनी के लोग समाज में बटे हुए थे, यानी उनके अंदर एकता का कोई वाहक नहीं था। धार्मिक रूप से उत्तर के लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के थे और दक्षिण के लोग जो थे वो कैथोलिक धर्म के थे। तो यानी धार्मिक रूप से भी ये दोनों अलग थे। राजनीतिक का बात ही मत करिए, क्योंकि हर क्षेत्र का अलग राजा होता था, तो वो लोग कभी एक हो ही नहीं पाया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में जो है बाधा कौन कौन सा था जी, समस्या क्या था। तो पहला समस्या कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा समस्या जर्मनी पर जो था ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों का कब्जा था। और तीसरा समस्या में हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी के लोगों में सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक विषमताएं बहुत ज़्यादा था। इसी कारण से इनमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब देखिए राष्ट्रवाद की भावना का अभाव है, अर्थात तो लोग एक हो ही नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं, ताकि लोगों को लगे कि उत्तर का लोग हो चाहे दक्षिण का लोग हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो चाहे कैथोलिक हो, हम सब जर्मनी वाले हैं। यानी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी के शिक्षक लोग और विद्यार्थी लोग, जर्मनी के सभी टीचर्स लोग और स्टूडेंट लोग दोनों ने मिल करके एक संघ बनाया। संघ का नाम हुआ ब्रूसेनसेफ्ट। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्रूसेनसेफ्ट क्या है, तो ब्रूसेनसेफ्ट एक प्रकार की जो है संघ है। यह संघ में विद्यार्थी और शिक्षक लोग सम्मिलित होते थे और ये लोग जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते थे। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिख, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपे और वो लोग एक हो। इसीलिए इस ब्रूसेनसेफ्ट नामक जो सभा है उसको कुचलने के लिए, ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा को कुचलने के लिए कार्लसबाद के आदेश का पालन किया गया। पूछेगा कार्लसबाद का आदेश किसने लागू किया, तो मेटरनिख ने। किस लिए लागू किया, तो जर्मनी में शिक्षक एवं विद्यार्थियों का जो संघ था ब्रूसेनसेफ्ट, उसे कुचलने के लिए। एक और प्रश्न आपसे बनेगा जी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रूसेनसेफ्ट का जो केंद्र था वो कहाँ था, तो ये जो है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का मामला है, तो इसका केंद्र जो होगा कोई विद्यालय ही होगा, यानी कि येना विश्वविद्यालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येना विश्वविद्यालय क्या था, तो ब्रूसेनसेफ्ट जो सभा था उसका केंद्र था। और किस राज्य में था, तो बाइमर राज्य में। ये राज्य का नाम है बाइमर। येना विश्वविद्यालय किस राज्य में है जी, तो बाइमर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि सन 1834 ईस्वी में प्रसा के नेतृत्व में 1834 ईस्वी में प्रसा के नेतृत्व में एक और सभा का गठन हुआ, जिसे जाल्वेराइन कहते हैं, जाल्वेरिन कहते हैं। और यह व्यापारियों का संघ है। इसमें जो है व्यापारी से शुल्क माफ कर दिया था। तो इसके बारे में समझिएगा, पूछा जाएगा आपसे पहला प्रश्न कि जाल्वेरिन क्या था, तो एक व्यापारियों का सभा था। जाल्वेराइन का गठन कब हुआ, तो 1834 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ, तो प्रसा के नेतृत्व में। और ये प्रसा जो था वो कहा ना अपने देश के अपने क्षेत्र के व्यापारियों को कि एक काम करो, तुम उत्तर में व्यापार करो चाहे दक्षिण में व्यापार करो, चाहे पूरब में व्यापार करो चाहे पश्चिम में, आप जर्मनी में कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। 39 के 39 रियासत में एक जगह से दूसरा जगह आप लोग जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र में जाइएगा तो आपको टैक्स लगेगा। जब टैक्स सबका माफ हो गया तो व्यापारिक लोग जो है वो संपूर्ण जर्मनी में घूमने लगे और उन्हें यह एहसास होने लगा कि हम सब
सब जर्मनी वाले एक है। यानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए दूसरा कारण क्या उभर कर आया? जालवेराइन। जालवेराइन क्या थी जी? तो व्यापारियों की सभा थी जिसका गठन 1834 ईस्वी में प्रसा के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? 1848 ईस्वी का दौर आया और संपूर्ण यूरोप से मेटरनिख युग का अंत हो गया, अर्थात मेटरनिख युग समाप्त हो गया। पूछा जाएगा मेटरनिख युग का अंत कब हुआ? तो 1834 ईस्वी में। उसके बाद जब मेटरनिख का अंत हुआ, मेटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़ के भाग गया था, यानी संपूर्ण यूरोप से मेटरनिख का शासन खत्म हुआ, तो मार्च 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी का एक क्षेत्र है, जर्मनी का एक क्षेत्र है फ्रैंकफर्ट, वहां पर सभा बुलाया गया और इस सभा में 39 राज्य से लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जब मेटरनिख युग का अंत हुआ तो फ्रैंकफर्ट में सभा बुलाया गया जिसमें 39 राज्य से 800 राजा, मतलब कि 800 प्रतिनिधि लोग इस सभा में भाग लिए। इस सभा में दो निर्णय लिया गया। सबसे पहला निर्णय लिया गया कि जर्मनी एक देश होगा। अभी जैसे जर्मनी 39 राज्य में बटा हुआ है वैसे बटा हुआ नहीं रहेगा, जर्मनी एक देश होगा और इस देश का जो राजा होगा अर्थात राजतंत्र होगा उस संविधान से चलेगा। अर्थात पहला निर्णय लिया गया कि जर्मनी एक देश होगा और इस देश का एक राजा होगा। ये जो राजा है उस संविधान के अनुसार काम करेगा, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र होगा और एक संविधान का निर्माण होगा। दूसरा निर्णय लिया गया कि राजा बनाया कौन जाएगा, तो कहा गया कि संपूर्ण जर्मनी जो देश है उसका राजा फ्रेडरिक विलियम को बनाया जाना चाहिए। आपके बुक में नाम दिया गया है जी फ्रेडरिक विलियम, लेकिन इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, अर्थात फोर्थ इसको कहा जाता था। तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को राजा बनाने के लिए निर्णय लिया गया, लेकिन फ्रेडरिक विलियम जो था वो कहा ना कि ना बाप हम राजा नहीं बनेंगे। उससे सब प्रतिनिधि लोग 800 प्रतिनिधि लोग पूछा काहे नहीं राजा बनिएगा, तो ये कहा ना कि आज तो हानि राजा बना देबू जी, लेकिन कल के डेट में अगर ऑस्ट्रेलिया आएगा और हमको से लड़ाई करेगा तो हम जान बचाने के लिए किसको पास भागेंगे। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के डर से जो है फ्रेडरिक विलियम राजा बनने का मोह त्याग दिया। उसने कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो था वो ऑस्ट्रेलिया के डर से राजा नहीं बना, ऑस्ट्रेलिया के डर से राजा नहीं बना और जनता को यह कह दिया ना कि राजा का ताज जो है वो भगवान के द्वारा दिया जाता है और तुम आदमी लोग हमको जो ताज पहना रहा है ना वो एक नाली का ताज है, ये कोई राजा का ताज नहीं है। मैनली रूप से इसे डर था ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए यह राजा नहीं बना। उसके बाद क्या हुआ, प्रासा जो उत्तर के तरफ में है और ऑस्ट्रेलिया जो वापस आया था, ऑस्ट्रेलिया का नया राजा बना था, वो दोनों ने मिल करके इन सभी को कुचल दिया। अर्थात जो सभा बुलाया गया, सभा का निर्णय लिया गया, वो सब खत्म कर दिया, सब आदमी को कुचल दिया। लेकिन निर्णय ले लिया गया, यानी आदमी के दिमाग में वो विचार आ गया कि एक देश बनेगा, राजा होगा, संविधान के अनुसार देश चलेगा। लेकिन अब कुचल दिया गया तो कुछ देर के लिए मामला ठंडा हो गया और जैसे ही फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हुई, जब फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हुई तो नया राजा विलियम प्रथम बना। आपसे अब पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के बाद जर्मनी का नया शासक कौन बना, तो विलियम प्रथम। अब इससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि विलियम प्रथम, मान लीजिए मैं विलियम प्रथम हूँ तो हम अपना शासन काल को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, एक चांसलर नियुक्त करेंगे जिसका नाम होगा बिस्मार्क। और यह बिस्मार्क जो है संपूर्ण जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो विलियम प्रथम था वो राष्ट्रवादी था, अर्थात विलियम प्रथम चाहता था कि संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हो जाए, यानी कि अब जो प्रसा जो है वो चाहेगा कि संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हो जाए, क्योंकि प्रसा का जो नया राजा है वो विलियम प्रथम है और विलियम प्रथम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। अर्थात उत्तर जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया है और दक्षिण जर्मनी का देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। हाँ जी, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जर्मनी में एक महत्वपूर्ण शासक आया जिसका नाम था विलियम प्रथम और उसने एक प्रधानमंत्री बनाया बिस्मार्क को। तो देखिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रसा का नया शासक। प्रसा कौन है जी, तो उत्तर जर्मनी का एक महत्वपूर्ण स्टेट है, एक क्षेत्र है, एक राज्य है जिसका नाम है प्रसा। प्रसा का जो है नया राजा था उसका नाम था विलियम प्रथम और विलियम प्रथम ने प्रधानमंत्री बनाया बिस्मार्क को। आपको इससे क्वेश्चन बनेगा कि
बिस्मार्क को प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो विलियम प्रथम ने। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का। प्रसा जो है किस क्षेत्र में आता था? तो उत्तर जर्मनी में। और ये जो बिस्मार्क है इसे जर्मनी का एकीकरण का भगवान कहा जाता है, अर्थात जर्मनी के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं? तो बिस्मार्क को। जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार, सूत्रधार होता है जैसे में किस हिसाब से शुरुआत कर दिया, ये मतलब कि एकीकरण करना एकदम स्टार्ट कर दिया। साथ ही शिल्पकार, जैसे में किसी भी मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए जो शिल्पकार होते हैं वो उसका आकार देते हैं, उसी प्रकार जर्मनी देश का आकार बिस्मार्क ने दिया था। इसी कारण से इसे जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कहते हैं, तलवार कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्थात बिस्मार्क के बारे में जानते हैं। बिस्मार्क जो है सबसे पहला बात है कि वो प्रसा का प्रधानमंत्री है। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री है जो एक सफल कूटनीतिज्ञ है। बिस्मार्क प्रसा का एक प्रधानमंत्री है जो एक सफल कूटनीतिज्ञ है, और तो और वह हीगल के विचार से प्रभावित था। एक क्वेश्चन इससे भी बनता है कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगल के विचारों से प्रभावित था। उसके बाद इसके अंदर एक और खूबी था जी, बिस्मार्क के अंदर एक और चालाकी था कि चाहे वो उदारवादी राष्ट्रवादी हो चाहे कट्टरवादी, राष्ट्रवादी का मतलब तो समझते हैं जो देश को लिए सब कुछ न्यौछावर कर सके, जो देश के लिए मर मिटने के तैयार हो। और लेकिन उदारवादी मतलब होता है, आप लोग समझिएगा, गांधी जी टाइप का, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से देश का हिफाजत करे, देश के विकास में योगदान दे। लेकिन कट्टरवादी का अर्थ होता है, आप भगत सिंह को कह सकते हैं कट्टरवादी, कि अगर जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से जो जर्मनी को उदारवादी तरीका से, शांतिपूर्ण तरीका से एक करना चाहते थे या फिर कट्टरवादी तरीका से एक करना चाहते थे, वो दोनों जो थे बिस्मार्क के समर्थन थे। अर्थात बिस्मार्क के अंदर यह एक खूबी था कि दोनों को लेके चलता था, चाहे वो उदारवादी हो चाहे राष्ट्रवादी। अब हम लोग आगे देखते हैं। जर्मनी जो था, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो था एक नीति लाया था जिसे रक्त एवं लौह नीति कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया जी? तो बिस्मार्क का। रक्त मतलब होता है खून, लौह मतलब होता है बदला लेना, अर्थात लड़ाई झगड़ा करके बदला ले करके, खून बहा करके अपना जर्मनी को एकीकरण करना। और साथ ही इसने सैन्य बल को बढ़ावा दिया। क्या दिया जी? पूछेगा सैन्य बल को बढ़ावा किसने दिया? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जानता था कि सैनिक को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण का प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहला प्रक्रिया में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच दोस्ती हुआ। दूसरा प्रक्रिया में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच धोखा हो गया। तीसरा प्रक्रिया में प्रसा जो था उस संधि किया अन्य देश के साथ। और चौथा प्रक्रिया में प्रसा और फ्रांस के बीच जो है लड़ाई झगड़ा हो गया। तो मेनली यही 4 प्रोसेस था जिसमें जो है जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ। सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं कि 1864 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच संधि हुआ। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच संधि कब हुआ जी? तो 1864 ईस्वी में। और तो और ये दोनों मिल करके, जैसे में ऑस्ट्रिया था और प्रसा था, ये दोनों मिल करके डेनमार्क पर हमला कर दिया। अब आप लोग के दिमाग में प्रश्न आएगा डेनमार्क पर हमला क्यों किया? ऐसा तो नहीं है कि आज बिस्मार्क सूत के उठा भोरे डायरेक्ट कहेगा अरे डेनमार्क से लड़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली हुआ क्या था कि जर्मनी का 2 क्षेत्र था, एक का नाम था सेल्सविग, एक का नाम था होल्स्टीन। एक का नाम था सेल्सविग और एक का नाम था होल्स्टीन। ये दोनों क्षेत्र जर्मनी का था और इस पर डेनमार्क का अधिकार था। और इसी अधिकार को हटवाने के लिए, सेल्सविग और होल्स्टीन को अपना बनाने के लिए जो था बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया और मिल करके 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध किया। डेनमार्क जो है युद्ध में हार गया। डेनमार्क युद्ध में क्या हुआ जी? हार गया। एवं ये दोनों ऑस्ट्रिया और प्रसा युद्ध में जीत गया। जीतने के बाद सेल्सविग जो क्षेत्र है उस पर प्रसा ने कब्जा किया। याद रखिएगा, सेल्सविग क्षेत्र पर प्रसा ने कब्जा किया और होल्स्टीन क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया। अब देखिए एक कॉमन पॉइंट था इसमें, बिस्मार्क कितना चालाक आदमी था, इसे समझिएगा। सेल्सविग और होल्स्टीन दोनों में जो था जर्मनी भाषा के लोगों का संख्या अधिक था, अर्थात सेल्सविग और होल्स्टीन इलाका में जर्मनी के रहने वाला लोग ज़्यादा था। अब जो है बिस्मार्क अपना कूटनीतिज्ञ का परिचय देगा। बिस्मार्क जो है होल्स्टीन में विद्रोह करवा दिया। क्या करवा दिया जी? विद्रोह। का है देखिए, अपना कुछ आदमी को सेल्सविग से होल्स्टीन में भेजा और बोला ना, होल्स्टीन के आदमी को जाके सब भड़का दिया ना, जी भैया तू जर्मनी बोला हो,
तो आइन जी तू जर्मनी बोला हुआ तोरा पर कब्जा ऑस्ट्रिया वाला कैले हको, अर्थात होल्स्टीन के लोगों के मन में भर दिया गया कि वो लोग जर्मनी के हैं और वो लोग जो है ऑस्ट्रिया के कब्जा में नहीं रहेंगे। जिसके बाद होल्स्टीन में जो है गृह युद्ध हो गया, होल्स्टीन में विद्रोह कह सकते हैं या गृह युद्ध हो गया। और जब इस विरोध को दबाने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना होल्स्टीन जाना चाहा, ऑस्ट्रिया वाला बोला कि एक काम करो हम अपना सेना भेजे दो, तब बिस्मार्क बोला कि नहीं तुम्हारा सेना नहीं जाएगा। अर्थात बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को धोखा दे दिया। पहले 1864 में दोस्ती किया और जब क्षेत्र जीत लिया तो धोखा दे दिया। जिसके बाद होल्स्टीन जो था ऑस्ट्रिया के हाथ से निकल करके प्रसा के हाथ में आ गया। ऑस्ट्रिया से जो होल्स्टीन का जो इलाका था जिसे ऑस्ट्रिया ने जीता था, अब वो आ गया है प्रसा के नेतृत्व में। बिस्मार्क बहुत ही चालाक व्यक्ति था और उसने बड़े ही चालाकी से यह काम किया। अब देखिए बिस्मार्क को पता है कि उसने ऑस्ट्रिया के साथ विश्वासघात किया है तो ऑस्ट्रिया उससे युद्ध करेगा। तो युद्ध करने के पहले बिस्मार्क जो है अपना नेटवर्क बढ़ाया, अर्थात बड़े बड़े देशों के साथ संधि किया। सबसे पहला उसने फ्रांस एवं रूस के साथ संधि किया। बोला फ्रांस एवं रूस को कि जब भी कभी जीवन में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होगा, जब भी कभी ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होगा, उस युद्ध में फ्रांस एवं रूस जैसे देश निष्क्रिय रहेंगे, अर्थात वो किसी का साथ नहीं देंगे। बदले में बिस्मार्क ने इन दोनों देशों को अपना कुछ क्षेत्र देने का वादा किया। उसके बाद प्रसा का जो चांसलर था वो बिस्मार्क था और इटली का जो चांसलर था वो विक्टर इमैनुअल था। मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि इटली का चांसलर विक्टर इमैनुअल था जिसने एकीकरण किया था। तो प्रसा और इटली, प्रसा अर्थात जर्मनी, प्रसा मतलब जर्मनी, तो प्रसा और इटली दोनों के बीच एक और संधि हुआ। उस संधि में कहा गया कि जब भी कभी जीवन में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होगा तो इस युद्ध में इटली जो है ऑस्ट्रिया पर हमला करेगा, अर्थात फ्रांस जो है इटली के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया और कहा लड़ाई झगड़ा में तुम हमेशा प्रसा का साथ देना, अर्थात मेरा साथ देना। अब क्या हुआ जी, जैसे ही ऑस्ट्रिया के राजा को गुस्सा आ ही रहा था कि हमको धोखा दे दिया, मेरा होल्स्टीन का क्षेत्र को प्रसा ले लिया, और उसने जो है बिस्मार्क के प्रति 1866 ईस्वी में पूछा जाएगा बिस्मार्क के प्रति युद्ध की घोषणा कब हुआ, तो 1866 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच युद्ध, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में। ये जो युद्ध हुआ उसे हम लोग सेडोवा का युद्ध कहते हैं, क्योंकि यह युद्ध मेनली रूप से सेडोवा नामक स्थान पर हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। इस युद्ध में जो है प्रसा तो लड़ रहा था ऑस्ट्रिया से, साथ ही इटली वाला भी ऑस्ट्रिया को मारा। जब दो को मिल के मारा तो ऑस्ट्रिया हार गया और प्रसा जीत गया। जैसे ही प्रसा जीतेगा तो संपूर्ण जर्मनी पर से ऑस्ट्रिया का अधिकार खत्म हो गया, अर्थात जर्मनी का जो दक्षिण वाला भाग था वहाँ से ऑस्ट्रिया का अधिकार खत्म हो गया। अब जो है जर्मनी पर केवल एक देश का शासन है, वो है फ्रांस का। तो देखिए फ्रांस से जो है जर्मनी किस प्रकार आज़ाद हुआ और अपने देश को एक किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण जो है फ्रांस से युद्ध करके कैसे हुआ। आप ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, आपको पढ़ाया जाएगा कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच युद्ध हुआ, लेकिन क्यों हुआ उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहले आज हम लोग देखते हैं स्पेन का मुद्दा, अर्थात स्पेन में एक घटना घटा था जिसके कारण फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन का मसला कुछ ऐसा था, यानी स्पेन का इतिहास जो था 1868 ईस्वी में जो स्पेन में आंदोलन हो गया। 1868 ईस्वी में जब स्पेन में आंदोलन हुआ तो स्पेन की एक महारानी थी, नाम था इसाबेला, और इसाबेला जो है भागकर फ्रांस चल गई। आप लोग एक बार देखिए मैप में हल्का सा कि यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे प्रसा है, स्पेन है। तो जब स्पेन में लड़ाई हुआ तो स्पेन की जो महारानी है वो भाग करके फ्रांस चली गई। अब जब वो फ्रांस गई है तो अब स्पेन में कोई राजा या रानी नहीं है, तो सब स्पेन के लोग ने यह निर्णय लिया कि स्पेन का नया जो राजा बनेगा वो जर्मनी का राजकुमार होगा। सभी लोग जर्मनी से प्रेरित हो रहे थे, इसीलिए स्पेन का नया राजा जो बना वो जर्मनी का राजकुमार बना। लेकिन अब मैप में आप लोग देखिए कि जब
जर्मनी जो है वो तो ऊपर है, फ्रांस जो है वो बीच में है और स्पेन नीचे है। और यदि स्पेन जो है उस पर जो है जर्मनी का राजा बन गया, स्पेन पर जो है अगर जर्मनी का राजा बन गया तो फ्रांस जो है बीच में दो दुश्मनों के बीच, ऊपर भी जर्मनी नीचे भी जर्मनी, दो दुश्मनों के बीच बिल्कुल सैंडविच के जैसा फंस जाएगा। इसीलिए स्पेन में जर्मनी के राजकुमार को राजा बनाया जाए, इसका विरोध जो है फ्रांस ने किया। क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया। और फ्रांस ने कहा ना कि एक काम करो भाई, प्रसा या जर्मनी तुम हमको लिखित रूप में दो कि कभी भी प्रसा का कोई राजकुमार, प्रसा का मतलब समझिएगा बच्चा जर्मनी, कभी भी प्रसा या जर्मनी का कोई राजकुमार स्पेन की गद्दी पर नहीं बैठेगा। अर्थात कहा ना फ्रांस वाला कि अरे प्रसा तुम हमको लिख के दो कि कभी भी जीवन में कभी भी प्रसा का कोई भी आदमी, चाहे जर्मनी का कोई भी राजकुमार स्पेन की गद्दी पे नहीं बैठेगा। लेकिन बिस्मार्क जो है प्रेस में ही बात को छपवा दिया। वो बात होता है ना, ये खबर छपवा दूं अखबार में, वही बात था। ये खबर जो है बिस्मार्क ने अखबार में छपवाई तो, लेकिन कुछ अलग तरीके से बिस्मार्क ने यह खबर छपवा दी कि प्रसा ने फ्रांस का घनघोर बेइज्जती किया, अर्थात ज़बरदस्त बेइज्जती किया है। और बिस्मार्क अर्थात प्रसा का कोई बात नहीं माना है। अब इससे बिस्मार्क का रोला जम गया और फ्रांस का जो है जनता दुखी हो गया। बोला कि जर्मनी वाला हमको बेइज्जती कर दिया, और फ्रांस वाला बोलेगा अपना राजा को कि जर्मनी से लड़ाई करो। इसी कारण से जो है 19 जून 1870 ईस्वी को, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रसा के बीच, प्रसा का मतलब जर्मनी समझिएगा, दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम पड़ा सेडोन का युद्ध। तो पहले आपको पढ़ाया था सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध कब हुआ जी? तो 1866 ईस्वी में। सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ। पूछा जाएगा कि सेडोन के युद्ध में किसकी जीत हुई? तो प्रसा का। सेडोन के युद्ध में हार किसकी हुई? तो फ्रांस का। सेडोन का युद्ध क्यों कहते हैं कि फ्रांस एवं प्रसा ने सेडोन नामक स्थान पर युद्ध किया था? सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का हार, अर्थात फ्रांस एक महाशक्ति था जिसका हार हुआ, एवं दूसरी महाशक्ति यानी प्रसा यानी जर्मनी जो है, प्रसा का मतलब समझिएगा आप जर्मनी, क्योंकि एकीकरण हो रहा है, सभी क्षेत्र का एकीकरण हो गया, जर्मनी जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न बना जाएगा, पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 19 जून 1870 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा प्रसा एवं फ्रांस के बीच। इस युद्ध में हार किसकी हुई? फ्रांस की। जीत किसकी हुई? प्रसा की। किस युद्ध में एक महाशक्ति का अंत एवं दूसरे महाशक्ति का उदय किया? तो सेडोन का युद्ध ने। अब सेडोन के युद्ध के बाद एक संधि हुआ 10 मई 1871 को। 1870 में लड़ाई हुआ, 1871 में एक संधि हुआ जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। अब जिसके बीच लड़ाई होगा संधि भी उसी के बीच होगा। तो पूछा जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई? तो याद रखिएगा फ्रांस एवं प्रसा के बीच। फ्रांस एवं प्रसा के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई? तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच। और इसी के साथ संपूर्ण जर्मनी एक देश बन गया। उत्तर जर्मनी दक्षिण जर्मनी जो बटा हुआ था वो सब खत्म हो गया और संपूर्ण जर्मनी एक देश बन गया। और इस देश का जो राजा था वो राजा का नाम था विलियम प्रथम। देश का जो राजा था उसका नाम था विलियम प्रथम, जिसका पीएम अर्थात प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। तो इसी के साथ हम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण को देखा और साथ ही जर्मनी के एकीकरण से बनने वाले हर एक प्रश्न को समझा। अगर आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोग ये क्लास को कर लेते हैं तो इसके बाद जर्मनी के एकीकरण से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। बस आप लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा इस चैप्टर का वो कर लीजिएगा और एक क्लास में सब्जेक्टिव होगा तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।